नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 24 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम 24 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को देखेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों एक विभाग है जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, ठीक है, जिसको हम इकॉस कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसी के द्वारा जो है ये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस बार देखा जाए तो इस साल जो कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट का ये मध्य वर्ष अद्यतन जो है जारी किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा। इसमें कुछ अनुमान लगाया गया। एक तो भारत की विकास दर के बारे में बात किया गया इस साल और अगले साल के लिए। उसी के साथ साथ जो है वैश्विक विकास दर के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए अनुमान ये लगाया गया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2023 में देखा जाए तो 5.8% की दर से और 2024 में देखा जाए तो 6.7% की दर से बढ़ेगी। वही देखा जाए विश्व की अर्थव्यवस्था में, वही देखा जाए तो 2023 में 2.3% की दर से और 2024 में 2.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे पूर्व देखा जाए तो विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में ये बताया गया था इस रिपोर्ट में कि 2023 में जो है जो विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो विकास दर होगा वो 1.9% रहेगा। लेकिन अभी संशोधित जो नया रिपोर्ट आया उसमें 2.3% यानी कि 0.4% जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे बात किया गया दुनिया में जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उसमें भारत जो है, भारत की स्थिति को बनाया गया है कि भारत जो है ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। और भारत की जो आर्थिक वृद्धि को लचीला घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। डिमांड जब रहती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के जो है ग्रोथ के लिए। तो जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई, तो डिमांड जो है लगातार बनी रहेगी, जिस कारण से यहाँ की आर्थिक वृद्धि जो है वो हमेशा वो होती रहेगी। तो एक प्रमुख तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल रहेगा, ठीक है। तो रिपोर्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की जो विभाग है आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, उसके द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि निम्न में से किसे प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक निर्वाचित किया गया? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है प्रवासन के लिए, और इसकी पहली महिला महानिदेशक निर्वाचित की गई हैं। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुश्री एमी ई पोप, ठीक है। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इन्हें देखा जाए ये संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी जो है दोस्तों, ठीक है, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ध्यान रखिएगा, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी है। और इस संगठन के जो सदस्य देश हैं उन्होंने परिषद के जो कि 6वें विशेष सत्र था, इस सत्र के दौरान ये डिसीजन लिया कि सुश्री एमी ई पोप जो है वो महानिदेशक बनाई जाएंगी, किसकी? प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, ठीक है। तो अगली ये महानिदेशक बनने जा रही हैं, ठीक है, एमी ई पोप। और ध्यान रखिएगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है उसकी प्रथम महिला महानिदेशक भी बनेंगी, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में हुआ था, और ये एक प्रवासन के लिए अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। और ये ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रवासन एजेंसी है, ठीक है। और ये संगठन ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष संगठन की अपॉइंटमेंट को देखा। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ और भी अपॉइंटमेंट की। जैसा कि आपको पता है कर्नाटक का इलेक्शन हुआ था और वहां पे कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस की जो लीडर है सिद्धरमैया, ठीक है, वो जो है कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री
ही शपथ लिया उन्होंने, यानी कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गया दोस्तों? सिद्धरमैया। और जो वहां के मुख्य यहाँ पे डिप्टी सीएम भी बने हैं, कौन बने दोस्तों? डीके शिव कुमार। ठीक है, वही देखा जाए दोस्तों, हम अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो नए कानून और न्याय मंत्री नियुक्त हुए हैं। और जो पहले जो न्याय कानून मंत्री थे दोस्तों किरण रिजिजू, उनको जो है मंत्रालय बदल दिया गया है और वो दोस्तों अब क्या बन गए? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उनको सौंपा गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रमुख कौन होंगे दोस्तों? किरण रिजिजू। और यहाँ में बात करें जो कानून और न्याय मंत्री बने दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल बने। ठीक है, तो ये कुछ और भी अपॉइंटमेंट थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपए की नोट को 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला लिया? जैसा कि आपको पता है, जैसा कि नोटबंदी का स्थिति हुई थी, सारे लोग अचानक से फिर घबरा गए। तो आज बात करेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, जो ये नोटबंदी पे पाबंदी और इस पर एक समय दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, कि 30 सितंबर तक आप अपने जो है 2000 की जो नोट है या तो उसको बैंक में जमा कर दें या फिर उसको एक्सचेंज करा लें। तो ये पूछा जा रहा है किस नीति के तहत ऐसा किया गया है। कुछ यहाँ पे नीतियाँ दी गई हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह भी, यानी कि क्लीन नोट पॉलिसी। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिसी है दोस्तों, इसके तहत क्या होता है कि जो आम लोग हैं उनको करेंसी पर किसी भी तरह का कुछ भी लिखना नहीं होता है, नहीं लिखना चाहिए। और एक तरीके से क्या होता है, जब हम कोई करेंसी पे कुछ लिख लेते हैं तो उसकी जो मूल स्वरूप होता है, उसका जो रूप रंग होता है वो बदल जाता है। और इतना ही नहीं, इससे उसकी लाइफ की जो है लाइफ भी कम हो जाती है, जिस कारण से ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, स्वच्छ नोट नीति यानी कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है कि जो संचलन से 2000 के रुपए के मूल्य वर्ग के जो बैंक नोट है उनको वापस लिया जाएगा। ठीक है, तो किस नीति के तहत? स्वच्छ नोट क्लीन, ठीक है, नीति यानी कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये चीज किया गया है। ये जो है डिसीजन लिया गया था 19 मई को, एक बयान जारी किया गया था और आरबीआई ने स्पष्ट किया कि अभी जो है 2000 रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर में अभी बना रहेगा। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं कि 23 मई से, ध्यान रखिएगा, 23 मई से इन नोटों को आप क्या कर सकते हैं? अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या फिर 30 सितंबर तक इनको एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक में जाकर के। ठीक है, इतना ही नहीं, परिचालन सुविधा को सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचाने के लिए 23 मई से किसी भी बैंक में 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। ठीक है, तो 23 मई से यानी कि कल से जिनके भी पास 2000 रुपए की नोट है वो किसी भी बैंक शाखा से जाकर के इस नोट को बदल सकते हैं या फिर जमा करा सकते हैं। आरबीआई के एक अधिकारी भाई लोगों के दिमाग में आया कि ये फैसला क्यों लिया गया है। तो जैसा कि मैं बताएं कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया जिसके तहत नोटों को गंदा नहीं करना चाहिए। तो आरबीआई के एक अधिकारी हैं, उन्होंने ये बोला कि आरबीआई के पास देखिए 2000 रुपए के जो गंदे नोट का एक मुद्दा था और इतना ही नहीं, नोट जो है बहुत 2000 रुपए के जो नोट है वो लोकप्रिय नहीं है, ये बस पड़े हुए हैं, जिस कारण से अब इनको एक तरीके से जो सर्कुलेशन में ये नोट है उनको वापस बैंक में ले लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है जो ये नीति जो लागू हुई है, जो कि अगर हम बात करें कि 2000 रुपए की नोट कब पेश की गई थी दोस्तों, 3 नवंबर 2016 में किया गया था 2000 रुपए की नोट को। किस अधिनियम के तहत? तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत जो है 2000 रुपए की नोट को पेश किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये किस नीति के तहत ये फैसला लिया गया है ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताएं। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जिसका आंसर आप मुझे बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना यानी कि स्टैब्लिश जो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस कमेटी के सुझाव पे? ठीक है, कमेटी कौन सी थी और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, आप मुझे बताएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है, निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कुछ न्यायाधीशों का नाम है जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि जो 2 नए न्यायाधीश हैं वो कौन से और इसमें से कौन से शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखना है आपको दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजेश जोशी। तो राजेश जोशी शामिल नहीं हुए हैं। बाकी देखा जाए तो 2 नए न्यायाधीश जो नियुक्त हुए वो है प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे
तो यहाँ पे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो कि 50वें हैं, 50वें क्रम में है ये, DY चंद्रचूड़। उन्होंने जो है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कलपति वेंकटरमण विश्वनाथन, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो अब इन दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय की जो संख्या है दोस्तों, वो कुल कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 34। ठीक है, इनकी स्वीकृत संख्या बढ़कर कितनी होगी दोस्तों, 34 हो गई। 34 स्वीकृति थी, अब वो 34 हो गई है। ठीक है, एक से बात करें दोस्तों, जो विश्वनाथन है, जो नए न्यायमूर्ति जो बने हैं, ठीक है, उनकी बात करें दोस्तों, तो 11 अगस्त 2030 को न्यायमूर्ति JV पारदीवाल की जो सेवानिवृत्ति होगी, और उसके बाद जो नव नियुक्त जो अभी नए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, जिनका नाम है न्यायमूर्ति विश्वनाथन, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। ठीक है, कब बनेंगे दोस्तों, 2030 में। तो जो 2030 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बनेंगे, और ये जो है 25 मई 2031 तक अपने पद पे रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अपनी पॉलिटी की बुक उठाइए, जिससे भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप रिसोर्स फॉलो करते हैं, उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ पे दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल में दिया गया है, किस पार्ट में, किस भाग में दिया गया है, और आप मुझे बताइए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इससे आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की है। तो आपको अगर ये पता होगा दोस्तों कि इस साल G7 शिखर सम्मेलन यानी कि G7 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, उससे आप आंसर कर लेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। ठीक है, जापान जो है इस साल G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हाल ही में यानी कि 19, ठीक है, 19 मई को प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा के लिए भारत से रवाना हुए। ये 3 देश कौन से दोस्तों, जापान है, पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इन 30 देशों की यात्रा के लिए वो रवाना हुए, जिसमें से जो यात्रा के पहले चरण में बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान, ठीक है, जापान में गए थे, और जापान में चूंकि G शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो इसमें देखा जाए प्रधानमंत्री जो वहां के प्रधानमंत्री है, जापान के प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको पता है जापान जो है इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और जापान के जो प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा, उन्हीं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए। जापान ने देखा जाए इस साल G शिखर सम्मेलन में और भी देशों को आमंत्रित किया था। कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कोमोरोस है, कुक आइलैंड है, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम, उनको जो है आमंत्रित किया था। यहाँ पे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इन्होंने G शिखर सम्मेलन के अवसर पर अनेक विश्व नेताओं से द्विपक्षीय विचार विमर्श किया। हिरोशिमा में इसी के साथ देखा जाए महात्मा गांधी अक्षय प्रतिमा का भी अनावरण किया। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, हिरोशिमा में, क्योंकि ये बैठक जो हुई है वो हिरोशिमा, आप देख सकते हैं G7 हिरोशिमा समिट यहाँ पे लिखा दिख रहा है। यहाँ पे बात करें इस साल G शिखर सम्मेलन जो कि जापान में आयोजित किया जा रहा है, उसमें प्राथमिकताओं में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। प्राथमिकताओं में परमाणु निशस्त्रीकरण, आर्थिक लचीलापन और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सारे विषयों को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, G शिखर सम्मेलन में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस साल G शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, G7 की, वो कर रहा है जापान। चलिए आप मुझे बताइए कि पिछले वर्ष यानी कि 2022 में G शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। आइए दोस्तों बात कर लेते G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 देशों का ये एक संगठन है। देखिए पहले 8 देश थे इसमें। रूस जो है 2014 के बाद जब उसने क्रीमिया का अधिग्रहण किया, उसके बाद G7 से रूस को निकाल दिया गया। यहाँ पे देखिए ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसकी स्थापना 25 मार्च 1973 को हुई थी। देखिए इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, इसका जो पहला G6 शिखर सम्मेलन हुआ था वो 15 नवंबर 1975 को हुआ था। वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जापान मिसिंग है। ठीक है, जापान भी आप लिख लीजिएगा, जापान भी है। ठीक है, जापान भी G7 का, ठीक है,
मेंबर है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? किस तारीख को किया है विश्व सतत परिवहन दिवस? दोस्तों ये क्या है? 26 नवंबर को। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? इसी दिन हम लोगों ने संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को हम लोगों ने क्या किया था? अंगीकृत किया था 26 नवंबर को। और इसी दिन 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाकर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया है। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या लोगों, यानी उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा 26 नवंबर को? तो एक तरीके से जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना और परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से ये जो है दिवस मनाया जाएगा। प्रस्ताव जो है सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं, नागरिक समाज को शैक्षिक गतिविधियों और सतत परिवहन के बारे में ज्ञान बढ़ाने पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिन को मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जिस ध्यान रखिएगा। तो किस दिन मनाया जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ठीक है, विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला जो है पहला देश कौन सा बना है, पहला राज्य बना है दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये बना है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, तो बात करें दोस्तों महाराष्ट्र जो है वो सुशासन, ठीक है, यानी कि गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो एक तरीके से जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने राज्य में सुशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ और सक्रिय और पारदर्शी बनाने के लिए इसे मंजूरी दी है। इससे इस देखा जाए इस नियमन में देखिए इस साल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए भी एक विशेष इकाई का गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक वक्तव्य के अनुसार देखा जाए तो ये जो है एक तरीके से नियमन से क्या होगा, इससे नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय में उपलब्ध होंगी। ठीक है, जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो निर्धारित समय पर उपलब्ध होगी। जो कुछ भी लोग शिकायतें होंगी, जनता की कोई शिकायत होगी तो उसका त्वरित निवारण किया जाएगा, बहुत तेजी से निवारण किया जाएगा सुशासन, ठीक है, नियमन से। इस नियमन को तैयार करने के लिए दोस्तों विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया गया है और राज्य सरकार के ऐसे 161 विभागों को चिन्हित किया गया जिसके कार्य निष्पादन के आधार पर सुशासन का मूल्यांकन किया जाएगा। तो एक तरीके से जो है राज्य में लोगों की समस्याओं का सुलभ और सक्रिय तरीके से, ठीक है, जो है समस्याओं का समाधान हो, राज्य में शासन प्रशासन व्यवस्था बनी रहे और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र जो है सुशासन नियमन को मंजूरी दिया है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र जो है देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की। दोस्तों महाराष्ट्र जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, मुंबई है। आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ये देखिए आपको महाराष्ट्र दिख रहा है। ठीक है, जो कई देशों से, कई राज्यों से, माफ करिएगा, इसकी एक समुद्रिक सीमा है अरब सी से ले। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, देखिए यहाँ पे दमन द्वीप से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में देखें दोस्तों यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, बात करें यहाँ पे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से इसकी सीमा लगती है। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। विधानमंडल दोस्तों यहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद है जहाँ पे 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। राज्य यहाँ पे संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो राज्यसभा में इसकी 19 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 48 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है हम देख सकते हैं, तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली नेशनल पार्क है, गुगामन नेशनल पार्क है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, भामरागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र में स्थित है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की गई है। तो साहस पहल जिसका उद्देश्य महिलाएं जो है जो कार्यस्थल जहाँ पे कार्य करती हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थल बना रहे हैं, इस उद्देश्य से साहस पहल शुरू किया गया है। किस राज्य में दोस्तों? तो तेलंगाना में। ठीक है,
तो तेलंगाना में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल की शुरुआत की गई है। और इस पहल की जो शुरुआत की गई है वो जो तेलंगाना के राज्य मंत्री महमूद अली उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों इस कार्यक्रम का? जो महिलाएं कार्यस्थल जहाँ पे कार्य करती यानी कि जो महिलाओं के लिए कार्यस्थल है वो कार्यस्थल महिलाओं को, ठीक है, जो उनका उत्पीड़न यौन उत्पीड़न होता है उस यौन उत्पीड़न से उनको संरक्षण प्रदान कर सके और ऐसी व्यवस्था, ठीक है, संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यवस्था को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो एक तरीके से जो साहस पहल इसके साथ क्या होगा इसमें कि जो महिलाएं कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, ठीक है, उत्पीड़न करने वाली जो सामना कर रही हैं वो महिलाएं डायरेक्ट क्या होगा इस साहस पहल के संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, इस पहल के अंतर्गत क्या होगा कि जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद वहां पे साहस माइक्रोसॉफ्ट, साहस साथी चैटबॉट, ठीक है, साहस व्हाट्सएप नंबर और ऑनलाइन सुविधाएं जो है वो जारी की गई जिसके माध्यम से महिलाएं जो है अपने आप को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, एक तरीके से यौन उत्पीड़न जो होता है कार्यस्थल पर उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने ये साहस पहल की शुरुआत की है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है महाराष्ट्र। अगेन महाराष्ट्र आंसर। तो महाराष्ट्र का जो शहर है दोस्तों नासिक, वहां पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर देखिए जो त्र्यंबकेश्वर शहर है वो गोदावरी नदी के स्रोत पर स्थित है और एक प्राचीन हिंदू तीर्थ केंद्र भी है। ठीक है, और ये कौन से पर्वत पे? तो ये ध्यान रखिएगा ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और जो 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों उनमें से त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ स्थित जो ज्योतिर्लिंग है उसकी असाधारण विशेषता देखिए क्या है कि मंदिर में जो लिंग है वो त्रिदेव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव के 3 मुख्य रूप में, जो त्रिदेव देखिए त्रिदेव में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इन 3 के मुख्य रूप में जो है 3 मुख्य रूप में है। दरअसल बात करें त्र्यंबके शब्द जो है त्रिमूर्ति त्रिदेव यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को इंगित करता है। और यह मंदिर देखिए किसकी बनी है? काले पत्थर की बनी है। देखिए ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने जो है इसमें जो ज्योतिर्लिंग है उसको तोड़वा दिया था, लेकिन जब महाराष्ट्र में जब पेशवा यहाँ पे जो है मराठा का शासन है तो उसमें बात करें कि तो यहाँ पे 1755 से 1786 में जो श्री नाना साहब पेशवा हैं, ठीक है, पेशवा बालाजी राव जिसे कहा जाता है बालाजी बाजीराव, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात करें अभी इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की, तो देखिए यहाँ पे ऐसा व्यक्ति हुई थी कि कोई जबरन जो है कुछ युवक जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जबरन प्रवेश कर गए थे। तो इसी की जांच के लिए जो कि महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, ठीक है, एक अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ युवकों द्वारा जबरन प्रवेश करने की कथित प्रयास की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है जिसके कारण से ये मंदिर जो है चर्चा में आ गया। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और भी चीजों की। यहाँ पे बात करें नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी दोस्तों? महाराष्ट्र के नागपुर में। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित, याद ध्यान रखिएगा महाराज जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया। कहा दोस्तों? पुणे। राज्य में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई। कौन से राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? फिजी और ठीक है पापुआ न्यू गिनी की सरकार के द्वारा ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्यों? ठीक है, तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोर्ट मोरबी में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह मंच की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की है। तो देखिए जो हिंद प्रशांत समूह की जो तीसरी शिखर बैठक थी वो कहाँ पे आयोजित हुई दोस्तों? पोर्ट मोरबी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के द्वारा की गई है।
बैठक में बात करें दोस्तों, पोर्ट मोरेबी में जो इला बीच में ये जो बैठक हुई है हाउस में, इस शिखर सम्मेलन में करीब 14 देशों के नेता शामिल हुए थे। और इसी दौरान बात करें ये जो मंच है हिंद प्रशांत द्वीप समूह मंच, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी फिजी की यात्रा पे गए थे, उस दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री की दोस्तों बात करें तो मोदी जी को, ठीक है, उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो, ठीक है, यहाँ पे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है, फिजी के। और यहाँ पे जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितिवेना रोकाबो से पदक प्राप्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वहीं बात करें दोस्तों पापुआ न्यू गिनी के जो गवर्नर जनरल हैं बॉब डाडे, उन्होंने श्री मोदी जी को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, क्या नाम है, ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू, उससे सम्मानित किया है, ठीक है। तो एक तरीके से पापुआ न्यू गिनी, फिजी तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप मुझे बताइएगा। देखिए वहां पे कोई सम्मेलन हुआ था, ठीक है, फरवरी में, आप मुझे बताइएगा क्यों। यहाँ पे बात करें, ये जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में जो द्वीपीय देश है उनकी एकता में बढ़ावा देने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया उसके लिए, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पे जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं उनको लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए जो है प्रयास किया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा और फिजी के द्वारा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि अमेजन वेब सीरीज 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की घोषणा किया है। कितना दोस्तों, $12.7 मिलियन की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त हुआ, कौन हुआ, SP सिंह बघेल। वही बात करें 1 जुलाई से देश के बाहर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर टैक्स लगेगा, कितना दोस्तों, 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अब देखिए कोई भी अगर बाहर जा रहा है, देश के बाहर फॉरेन जो है यात्रा पे, विदेश यात्रा पे, तो अगर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो भाई 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं देखा जाए हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था जिसका नाम है गट्स अ माइट ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव के लेखक कौन है, आदित्य भूषण, ठीक है। यहीं पे बात करें दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 18 मई को मनाया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए दोस्तों डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।